हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने सेट 1 से लेकर 10 सेट कंप्लीट कर रखा है। आज सेट 11 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इंडिया फर्स्ट इंट्रा प्लानिटरी मिशन इज, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा है। चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट क्या है? यह लूनर मिशन है। लूनर मिशन है, यानी यह अंतर्ग्रहीय मिशन नहीं है। गगनयान, यह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। ह्यूमन को स्पेस में भेजा जाने वाला है मिशन है, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। आदित्य L1, यह एक सोलर मिशन है। सोलर मिशन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मंगलयान। मंगलयान जो कि 2013 में मंगलयान को लॉन्च किया गया था और यह 2014 को अपने ऑर्बिट में, यानी मार्स ऑर्बिट में यह इस्टेब्लिश हुआ था, पहुंचा था, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया डी, मंगलयान। याद रखिएगा, मंगलयान एशिया का पहला देश, भारत जो है एशिया का पहला देश बना था। एशिया का फर्स्ट कंट्री बना जो कि पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट कंट्री बना जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ। आपको पता है यह श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड से छोड़ा गया था। यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला सवाल, विच ब्रिक्स कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, किस ब्रिक्स देश की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है रसिया, ब्राज़ील, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। आसान सा सवाल है। क्षेत्रफल में, एरिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन है? रसिया। तो ब्रिक्स के अंतर्गत जो रसिया है, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 37,653 किलोमीटर है, ठीक है। यह आर्कटिक, प्रशांत और अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत और अटलांटिक को कवर करती है, ठीक है। तो सबसे लंबी तटरेखा ब्रिक्स देशों की बात हो रही है तो है रसिया, ठीक है। ब्राज़ील का 7500 किलोमीटर है, कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर है। चाइना 14,500 किलोमीटर और दक्षिण अफ्रीका की कोस्ट लाइन है 2800 किलोमीटर। अब अगर ग्लोबल पूरे विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा कनाडा की है। एक नंबर पे है कनाडा लगभग 2,02,000 किलोमीटर। एक नंबर पर कनाडा, 2 नंबर पर नॉर्वे, 3 नंबर पर इंडोनेशिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, नॉर्वे के 83,281 किलोमीटर की और इंडोनेशिया के 54,716 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो गया रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मार्शल आर्ट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड कॉल्ड उर्मी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। एसएससी में यह सवाल बार बार रिपीट करता है और मैं पहले ही बता दूं, इस पूरे वीडियो सीरीज से आपको सीजीएल 2026 में एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो अभी भी जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो किस भारतीय मार्शल आर्ट में उरुमी नामक लचीली तलवार का प्रयोग होता है? तो उरुमी जो है वह कलियारी पट्टू, आपको याद होगा, कलियारी पट्टू में यूज होता है, ठीक है।
यह केरला की एंशियंट आर्ट है, केरला की एंशियंट मार्शल आर्ट है। कलियारी पट्टू में यह यूज होता है। यह केरल का मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है कलियारी पट्टू। और उरुमी जो है वह तलवार है, देख रहे हैं इस तरह का तलवार है, लचीली तलवार है, ठीक है। याद रखिएगा विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक है, विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है। तो उर्मी तलवार का नाम है कलियारी पट्टू, केरल का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, एंशियंट मार्शल आर्ट। तो राइट आंसर हो गया बी कलियारी पट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1952। 1952 में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली टेस्ट श्रृंखला किस शहर में जीती थी? तो पहली टेस्ट श्रृंखला भारतीय ज़मीन पर चेन्नई में 10 फरवरी 1952 को जीती थी। 1952 को कहाँ? मद्रास के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में, ठीक है, स्टेडियम में, जिसमें इंग्लैंड को पराजित किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए चेन्नई। नेक्स्ट है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैज़ बीन इनेक्टेड टू रिप्लेस विच प्रीवियस लॉ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बना है 2023 में, वह किस पिछले कानून को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया? यह सवाल आपको हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि यह 2023 का है और यह इम्पोर्टेंट है। तो बीएनएस, इसकी पूरी लिस्ट है, याद रखिएगा। बीएनएस जो है वह आईपीसी 1860 के जगह पर आया है, आईपीसी 1860 पहले का कानून है। पहले आईपीसी और सीआरपीसी चलता था। बीएनएसएस पहले सीआरपीसी 1970 था। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, यह इंडिया एविडेंस एक्ट 1872 के नाम पर आया। इंडिया एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर बीएसए को नया कानून के रूप में लाया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी 1872। सवाल में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पूछा गया, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वाटर बॉडीज ओरिजिनली एग्जिस्टेड इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ किले में मूलतः लगभग कितने जल निकाय मौजूद हैं? देश के खूबसूरत जो फोर्ट होता है उसमें से शामिल है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इसकी पूरी हिस्ट्री जानिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह फोर्ट। तो इसका निर्माण जो है मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य के द्वारा किया गया था। चित्रांगदा मौर्य के द्वारा किया गया था। कब? 7वीं शताब्दी में। लेकिन यह जो फेमस हुआ है 15वीं शताब्दी में, राणा कुंभा ने इसका विस्तार किया था। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभ ने इसका विस्तार किया था, इसी के नाम से फेमस हुआ है। तो यहाँ 50 वाटर बॉडीज पाए जाते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, जो कि टैंक्स और रिजर्वायर के रूप में है, टैंक्स और रिजर्वायर के रूप में है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है 2013 में। यहाँ विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी बनाए गए हैं, काफ़ी फेमस है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ इसी फोर्ट में है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल्स। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद जो कि 10 मंडल में विभाजित है, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं, ठीक है, मंत्र हैं।
इसमें दूसरा और सातवां सूक्त जो है, दूसरा और सातवां सूक्त मंडल, दूसरा और सातवां मंडल याद रखिएगा, दूसरा और सातवां मंडल यह फैमिली बुक है, यानी यह ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है। और पहला और 10वां, फर्स्ट और 10th जो है वह सबसे न्यू है। पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है, पूरी डिटेल इसकी ज़रूर नोट कीजिएगा। अगला सवाल, व्हाट डज द टर्म उर रेफर टू इन एयरली साउथ इंडियन विलेजेज। प्रारंभिक दक्षिण भारतीय गांव के संदर्भ में उर का क्या अर्थ है। दक्षिण भारत के संबंध में पूछा गया है। ऑप्शन है कर अधिकारी, मंदिर का पुजारी, ग्राम सभा या सैनिक कमांडर। तो उर जो था, उर वह एक ग्राम सभा के रूप में जाना जाता था। दक्षिण भारत के गांव में उर जो था वह विलेज असेंबली के रूप में काम करता था, जहाँ के जनरल विलेजर्स जो थे वह जमा होते थे, सभा करते थे। दूसरा है सभा और महासभा। सभा और महासभा जो था वह ब्राह्मणों की, ब्राह्मण असेंबली थी, यानी ब्राह्मणों की सभा थी, ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण था नगरम। नगरम जो था वह व्यापारियों की सभा थी, मर्चेंट असेंबली थी, व्यापारियों की सभा। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है सी, विलेज असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। भारत में पहली विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी 1833 में। 1833 चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा लॉर्ड मैकाले ने लॉ कमीशन की स्थापना की थी, ठीक है। इंडियन पीनल कोड बनाने का काम इसी से हुआ था। इंडियन पीनल कोड जो है वह इसी एक्ट के आधार पर बनाया गया। बनाने का काम लॉर्ड मैकाले को, याद रखिएगा, मकाले माइन्यूट के नाम शिक्षा के लिए बनाया था, मैकाले माइन्यूट। मकाले माइन्यूट जो था वह शिक्षा से संबंधित था 1835 में, जो कि एजुकेशन के लिए बनाया गया था, इंग्लिश एजुकेशन खास करके। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा डी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू इन डैश एट द 2016 गेम्स, मेकिंग द रिटर्न ऑफ द स्पोर्ट टू द ओलंपिक आफ्टर मोर देन ए सेंचुरी। भारत ने 2016 के खेलों में डैश में अपना ओलंपिक पदार्पण किया, जिससे एक शताब्दी से अधिक समय के बाद इसे खेल में, ओलंपिक खेल में वापसी मिली। यानी पहले यह ओलंपिक में था, लेकिन लगभग एक शताब्दी, मोर देन नहीं होगा, लगभग एक शताब्दी के आसपास उसे दोबारा से 2016 के रियो ओलंपिक में शामिल किया गया। स्पोर्ट्स का नाम बताना है। स्पोर्ट्स का नाम है रग्बी। रग्बी को 1924 ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। 1924 ओलंपिक में बाहर कर दिया गया था, ठीक है। अब जाकर लगभग 92 साल के बाद, 92 साल बाद 2016 के रियो ओलंपिक में शामिल किया गया है। रियो ओलंपिक में ऐड किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, रग्बी। याद रखिए, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। द फाइनेंस कमीशन इज इस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वित्त आयोग से रिलेटेड सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग की जाती है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना के प्रावधान है। वित्त आयोग के स्थापना के प्रावधान है। वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होता है, एवरी 5 ईयर्स के लिए, यानी इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। अब वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो यह केंद्र और राज्यों के बीच कर का बंटवारा निर्धारित करता है। केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा, कर का बंटवारा। ठीक है। और यहाँ एक सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है, इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं वह एडवाइजरी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वह माना ही जाए। यह एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है। तो राइट आंसर होगा ए 280। एज वी मूव टू हायर एनर्जी लेवल लार्जर इन वैल्यू इन द बोहर मॉडल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम द एनर्जी डिफरेंट बिटवीन सक्सेसिव लेवल। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में उच्च ऊर्जा स्तरों बड़े इन की ओर बढ़ते हैं, क्रमिक स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर क्या होता है? तो यह ऊर्जा अंतर है वह डिक्रीज होता है, कंटिन्यूसली लगातार घटता है। बी इसका राइट आंसर है। हायर एन से क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस जो है वह घटती जाती है। ठीक है। अगला सवाल, द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाता है? आपको पता है यह कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, तो यह कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय ही इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली एक्सक्लूडेड व्हेन मेजरिंग ए कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को मापते समय आमतौर पर किसे बाहर रखा जाता है? तो जब भी हम जीडीपी को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स को बाहर कर दिया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को बाहर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है, जो जीडीपी की काउंटिंग होती है उसका जो प्लस होता है, मूल्यांकन होता है, उसमें क्या होता है? डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। जैसे अगर वीट को आप शामिल कर चुके हैं तो ब्रेड भी काउंट हो जाएगा, तो इसी डबल काउंटिंग से बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को बाहर कर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मिल, इसे बाहर किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अरेंज द परफॉर्मेंस सेगमेंट्स ऑफ पाइका नृत्य। पाइका नृत्य के प्रदर्शन खंडों को व्यवस्थित करें। स्टेप, कैसे इसको स्टेप बाय सीक्वेंस बजाना है, सीक्वेंस में लगाना है। पहला है शंख बजाना, सही है, पहला हो गया शंख बजाना। दूसरा है ढाल तलवार की लड़ाई का अभ्यास, ये भी सही है। कलाबाजी, एक्रोबेटिक जो है वह तीसरा है। और चौथा है सामूहिक विजय, सामूहिक विजय उद्घोष, जय जगन्नाथ। तो राइट अरेंजमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। शंख बजाना, ढाल और तलवार की लड़ाई का अभ्यास, कलाबाजी और सामूहिक विजय उद्घोष, जय जगन्नाथ। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब किरण मजुमदार साव अचीवमेंट। आपने नाम सुना होगा, किरण मजुमदार साव की उपलब्धि का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ठीक है। पहला है, इन्होंने 1981 में इन्फोसिस बायोटेक की स्थापना की। इन्फोसिस बायोटेक कंपनी ही नहीं है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह किसी शीर्ष बायोटेक कंपनी का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला है, बिल्कुल सही है। जो किरण मजुमदार शॉ हैं, किरण मजुमदार शॉ हैं, वह किसका नेतृत्व कर रही थी? तो बायोकॉन की यह फाउंडर हैं, बायोकॉन की फाउंडर हैं, साथ ही साथ चेयरमैन भी है, चेयरमैन है। इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जो कि बायोटेक कंपनी को टॉप से लीड की है। इंडिया की लार्जेस्ट बायोटेक कंपनी है बायोकॉन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, सी इज इंडिया फर्स्ट वुमेन टू हेड ए टॉप बायोटेक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द फेलियर ऑफ अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर बिटवीन 1950 टू 90। कौन सा कथन 1950 से 1990 के बीच के भारतीय कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन की विफलता को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? तो 1950 से 1990 के बीच जो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन हुआ वह क्या हुआ? कृषि जो था, कृषि से इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट होना था, लेकिन यह नहीं हो पाया। ठीक है, तो यह इसकी संरचनात्मक विफलता है। कई देशों में क्या हुआ, जो कृषि और कृषि प्रोडक्ट थे वह एक इंडस्ट्री के रूप में शिफ्ट होने लगे थे। भारत में चूँकि 65% पॉपुलेशन जो है वह कृषि पर निर्भर थी, तो इसको आवश्यक था कि इसे इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहिए था, और यह फेलियर का साइन है। डेवलप्ड जो कंट्री है वहाँ जो पॉपुलेशन है कृषि पर निर्भर रहने वाली वह संख्या बहुत कम है। तो राइट आंसर हो गया डी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1980 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इंटरस्टेट काउंसिल वाज इस्टेब्लिश इन 1990 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन। यह अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। सरकारिया आयोग रंजीत सिंह सरकारिया जो कि रिटायर्ड जस्टिस थे, उन्हीं के लीडरशिप में स्थापित किया गया था। तो इसकी सिफारिश जो है 1990 में दी गई थी। यह केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें राज्यों के बीच अनुपालन लागू करने की शक्तियाँ थीं। यह शक्तियाँ नहीं थी बल्कि इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, एडवाइजरी दी थी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 1 एंड 2। 1 एंड 2 इसका राइट आंसर है। इसके हेड कौन थे? रंजीत सिंह सरकारिया जो कि रिटायर्ड न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल वाज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अकबर की सुलह ए कुल की नीति मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित थी? आसान सा सवाल है। सुलह ए कुल का मतलब ही था पीस विथ ऑल, यानी अकबर ने सभी को शामिल करके सार्वभौमिक धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर चला। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, यूनिवर्सल टॉलरेंस, सार्वभौमिक सहिष्णुता। अबुल फजल ने इसे एलोबरेट किया था, व्याख्या की थी। अबुल फजल ने इसे इलाबोरेट किया था। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ओशियन आइलैंड नेशन इज द स्मॉलेस्ट बाई एरिया। अभी हाल में हिंद महासागर का कौन सा द्वीप राष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? मैं बोल रहा था अभी हाल में प्रधानमंत्री उस देश का दौरा भी कर चुके हैं। आपको आंसर कमेंट में बताना है। पहला है सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस। तो सेशेल्स का जो एरिया है वह 451 किलोमीटर है, हालांकि आंसर वो नहीं है। सेकेंड है मॉरिशस 2040 किलोमीटर है एरिया। श्रीलंका सबसे बड़ा है 65,000 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? मालदीव्स का एरिया कितना? 298 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे छोटा मालदीव्स है, बी। तो प्रधानमंत्री सेशेल्स का दौरा किए थे, जहां उन्हें फर्जी एआई सर्टिफिकेट देकर देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान सम्मानित किया गया। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर्किटेक्चरल फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नागर स्टाइल स्पेशली फाउंड इन सेंट्रल एंड नदर्न इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य कला विशेषता नागर शैली की विशेषता है जो विशेष रूप से मध्य और उत्तरी भारत में पाई जाती है? अब इस पर मैंने कई बार ये सवाल मैंने कर रखा है। पहला है विमान
और गोपुरम यह कहाँ पाया जाता है? साउथ इंडियन रीजन में, उत्तर भारत में। सवाल में पूछा गया मध्य भारत और उत्तरी भारत में। तो शुरू से करते हैं डिस्कस। विमान जो है वह विमान और गोपुरम यह साउथ इंडिया में, गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों में होता है। शिखर, शिखर जो है वह नॉर्थ और सेंट्रल, यानी बी इसका राइट आंसर है। शिखर जो है वह सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है, ठीक है। और यह नागर शैली की विशेषता है। शिखर क्या होता है? टावर होता है, टावर होता है। और विमान और गोपुरम यह भी क्या होते हैं? टावर होते हैं। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन BNSS 2023 विथ रिस्पेक्ट टू FIR? FIR के संबंध में BNSS 2023 में पेश किए गए प्रमुख सुधारों में से क्या है? ठीक है, तो BNSS में क्या है? FIR की प्रक्रिया में बदलाव किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें EFIR परमिटेड फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ अपराध के लिए EFIR की अनुमति दी गई। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यह इसकी सबसे बड़ी फीचर है कि कुछ केसेस में, सर्टेन ऑफेंसेस में EFIR को अलाउ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस योजना कालेश्वरम योजना, यह जो है योजना तेलंगाना में है, तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया है, बिल्कुल सही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। मल्टी स्टेज मल्टीपर्पस लिफ्ट इरिगेशन है, तो दूसरा कथन भी सही है। यह कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है, यह गलत है। यह जो है गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है, गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2, सी इसका राइट आंसर है। इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द BWHW टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड? भारत के किस क्षेत्र में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अब BWHW क्या है? तो कोपेनहेगन जो है, कोपेन, इसे कहते हैं कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसके अंतर्गत BW जो होता है, BW उसे कहते हैं डेजर्ट या एरिड क्लाइमेट, डेजर्ट या सूखा एरिड क्लाइमेट, ठीक है। H जो होता है वह हॉट डेजर्ट होता है, हॉट डेजर्ट। और BWHW तो ये होता है हॉट डेजर्ट विथ ड्राई विंटर, विथ ड्राई विंटर। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यह किस क्षेत्र की जलवायु पाई जाती है? तो यह राजस्थान में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द मोपिन फेस्टिवल? मोपिन महोत्सव के दौरान कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है? तो मोपिन फेस्टिवल जो है यह अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, जो कि एक रिचुअल डांस होता है पोपीर, पोपीर नामक नृत्य होता है, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है, यह अप्रैल में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल जो है वह समृद्धि और गुड हार्वेस्ट, अच्छी खेती के लिए, अच्छी खेती के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिए, मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें पोपीर नाम का नृत्य किया जाता है, यह अप्रैल में मनाया जाता है और यह समृद्धि और अच्छी खेती के लिए मनाया जाता है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर एविडेंस वाज डिस्कवर एट द हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगा? कालीबंगा के हड़प्पा स्थल पर कौन से महत्वपूर्ण कृषि संबंधी साक्ष्य खोजे गए? तो पहला है बावड़ी युक्त जलाशय, तो
तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है जो कालीबंगा है, वहाँ क्रॉप्स जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यह एक महत्वपूर्ण कृषि संबंधी साक्ष्य है जिसमें क्रिस क्रॉस प्लाव मार्क्स इन फील्ड, खेतों में हल के क्रॉस क्रॉस निशान बनाए गए हैं, इसका साक्ष्य मिला है। तो यह विश्व का एयरलिएस्ट एविडेंस ऑफ प्लॉइंग यानी जोतने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कालीबंगा है कहाँ? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है और यह राजस्थान में है। तो यहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, सी इसका राइट आंसर है। व्हाट सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर एविडेंस वाज डिस्कवर एट द हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगा। अच्छा, ये सवाल हो चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बैडमिंटन में किसे दोष माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए फॉल्ट इन बैडमिंटन? ऑप्शन है शटल नेट से टकराकर सर्विस बॉक्स में गिरी, बी है सर्वर सर्व करते समय सीमा रेखा पर कदम करना। तो बी इसका राइट आंसर है। जब हम सर्वर सर्व कर रहे होते हैं तो लाइन जो है वह स्टेप्स जो है वह बाउंड्री लाइन पर नहीं होना चाहिए, यह गलत है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज वेयर एबोलिश्ड आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? भारत सरकार अधिनियम 1858 के लागू होने के बाद किन प्रशासनिक निकाय को समाप्त कर दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1858 का एक्ट जो कि 1857 के बाद बना था, जिसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबोलिश किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबोलिश किया गया, यानी इसे समाप्त कर दिया गया। डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हुआ, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हुआ। ठीक है, अब भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो पहले वायसराय बने कैनिंग, पहले वायसराय कैनिंग बने। और भी बहुत कुछ हुआ है, इसमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़िएगा। भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया जो कि कहाँ? संसद में रिपोर्ट करता था, ब्रिटेन की संसद में। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द बुक इंडिया फॉर इंडियंस बाय चित्तरंजन दास? चित्तरंजन दास के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस का मुख्य फोकस क्या है? तो नाम पहले ही दिया गया, इसको याद रखिएगा। चित्तरंजन दास की पुस्तक है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉर इंडियंस। तो चित्तरंजन दास जो कि बंगाली लीडर थे, नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया फॉर इंडियंस और इंडिया सेल्फ रूल। इन्होंने इंडिया सेल्फ रूल की एडवोकेसी की थी, यानी जो स्वराज है उस पर इन्होंने बल दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? एडवोकेसी फॉर इंडियन सेल्फ रूल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय स्वशासन की वकालत की थी इस पुस्तक में, इंडिया फॉर इंडियंस में। तो ए इसका राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज फॉर स्टेट COMs अपीयर इन आर्टिकल। राज्य समितियों के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 164 में है। 164 में क्या है? राज्य की सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य समितियों के लिए, जिसके अंतर्गत CM का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। CM का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 164 के अंतर्गत किया जाता है। 163 में क्या है? गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 154 में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर, गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालक शक्ति। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो गया A 164। अंडर आर्टिकल 352 व्हाट लेजिस्लेटिव कंसिक्वेंस फॉलो ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद क्या विधायी परिणाम हुए? तो
आर्टिकल 352 के बाद क्या होता है, जो स्टेट है, पार्लियामेंट जो है वह स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। संसद राजसूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 352 के बाद स्पेसिफिक स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर जो है वह सीधा केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज दैट द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज। परमाणु विखंडन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उत्पादों का कुल द्रव्यमान है। ऑप्शन है अभिकारकों के द्रव्यमान से अधिक, अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर, अभिकारकों के द्रव्यमान से कम। तो लेस देन रिएक्टेंट्स, सी इसका राइट आंसर होगा, लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है, मास जो है, द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्ट होती है। E बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। यह एनर्जी न्यूक्लियर बम और रिएक्टर में यूज होती है। E बराबर एम सी स्क्वायर। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, द वांचो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश परफॉर्म्स ए वार डांस ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश की वांचो जनजाति है, वह किस त्यौहार के दौरान युद्ध नृत्य करती है। तो याद रखिएगा, त्यौहार है ओरिया। ओरिया फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश के टीरप डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से मनाया जाता है, टीरप डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यह चालो लोकू जो कि नोक्टे ट्राइब का फेस्टिवल है, ट्राइब है नोक्टे ट्राइब, नोक्टे ट्राइब के द्वारा यह मनाया जाता है। यह वेरियर्स की ब्रेवरी का सेलिब्रेशन है, ब्रेवरी सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है। ठीक है, याद रखिए वांचो ट्राइब के द्वारा यह मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। हाउ डिड लाइसेंसिंग पॉलिसी अंडर द प्लानिंग एरा इफेक्ट द इमरजेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमेरेट्स। योजना युग के अंतर्गत लाइसेंसिंग नीति ने बड़े औद्योगिक समूहों के उद्भव को किस प्रकार प्रभावित किया। लाइसेंसिंग पॉलिसी में क्या हुआ, फर्म्स अलाउड टू होल्ड लाइसेंस टू ब्लॉक कंपटीटर्स। उसमें क्या होता है, लाइसेंसिंग युग में पहले क्या होता था, कंपनियों को लाइसेंस लेना होता था, लाइसेंस जमा करके प्रतिस्पर्धियों को रोकने की अनुमति थी। यानी हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता था, हर किसी सर्टेन बिजनेस के लिए उन्हें लाइसेंस लेते थे। तो लार्ज फर्म को क्या होता था, मल्टीपल लाइसेंस लेने पड़ते थे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के बिजनेस करते थे। तो इससे क्या हो रहा था, इसमें मार्केट में मोनोपोली क्रिएट होती थी। मोनोपोली यानी एकाधिकार क्रिएट होती थी, जो कि बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं था। और इससे क्या होता था, स्मॉल कंपनियां जो होती थी, स्मॉल फर्म, उसकी एंट्री जो है वह लगभग समाप्त हो जाती थी, यानी नहीं ले पाते थे स्मॉल प्लेयर इसमें एंट्री। तो राइट आंसर हो गया सी, इट अलाउ फर्म्स टू ब्लॉक कंपटीटर्स बाय होल्डिंग लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले याद रखिए बिग कैट अलायंस है क्या, तो यह 7 प्रकार के जो कैट्स होते हैं उसका अलायंस है। ठीक है, तो कैट्स में कौन कौन है, इसकी 7 प्रजातियां, 7 स्पेसीज हैं, कैट की 7 स्पेसीज हैं। कौन कौन है, पहला है बाघ, शेर, शेर हो गया, तेंदुआ, 3 हो गया तेंदुआ, चौथा हो गया हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, जगुआर और प्यूमा। तो यह कैट के 4 स्पेसीज हो गए। तो इसका अलायंस है, इस गठबंधन का आरंभकर्ता, यानी यह जो गठबंधन है इसकी शुरुआत 2019 में इसको प्रस्तावित किया गया था। 2019 में इसे प्रस्तावित किया गया, 2019 में प्रस्तावित किया गया था और इसे 2023 में लागू किया गया। ठीक है,
अब याद रखिएगा, बिग कैट एलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर जो है आपको जानकर अजूबा लगेगा, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसमें लगभग 95 देश शामिल हैं, 95 कंट्री शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1 और 3, 6 नहीं 7 प्रजातियां हैं। तो इसके देशों के बीच वैज्ञानिक डेटा का साझा किया जाता है। बी इसका राइट आंसर है 1 और 3। प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू। भारत में विनिवेश के माध्यम से निजीकरण का तात्पर्य है। भारत में विनिवेश क्यों किया जाता है? ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाए। तो सेलिंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी, इक्विटी क्या करती है? सरकारी कंपनी अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा निजी संस्थाओं को देती है ताकि जो सरकारी कंपनी है वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो सके। तो सी इसका राइट आंसर है। अब इसमें भी क्या होता है? 3-4 तरह के डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं। 3 तरह के मेन रूप से। एक होता है माइनॉरिटी, जिसमें सरकार अपना थोड़ा बहुत पार्ट जो है, थोड़ा बहुत इक्विटी या स्टेक सेल करती है। दूसरा होता है स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक में क्या होता है? मेजॉरिटी स्टेक सेल किया जाता है। और तीसरा होता है गवर्नमेंट कंट्रोल या मेंटेन, यानी उसका कंट्रोलिंग जो है वह गवर्नमेंट के पास रहता है, बाकी स्टेक को सेल किया जाता है, गवर्नमेंट कंट्रोल। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। व्हाट डज द PSLV रॉकेट स्टैंड फॉर? PSLV रॉकेट का क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म बताना है। पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखिएगा इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है। GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिम्स्टेक मेंबर स्टेट लीड्स टू द प्रायोरिटी एरिया ऑफ एनर्जी? कौन सा बिम्स्टेक देश ऊर्जा के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अग्रणी है? तो एनर्जी में इंडिया जो है प्राथमिकता में टॉप पे है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट इज लिंक टू टर्म ग्रैंड स्लैम? ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रैंड स्लैम, जो कि टेनिस से जुड़ा है। टेनिस से है। मुख्य रूप से जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वह 4 होते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह कंपटीशन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन और चौथा है US ओपन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है टेनिस। सी इसका राइट आंसर है। द फेस्टिवल ऑफ फूलदेई इज यूनिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रीजन्स? फूलदेई का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय क्षेत्र के लिए अद्वितीय है? पहला है दक्कन का पठार, मालवा का पठार, कुमाऊं की पहाड़ियाँ या पश्चिमी घाट। तो फूलदेई फेस्टिवल जो है यह उत्तराखंड का स्प्रिंग फेस्टिवल है, यानी कुमाऊं की पहाड़ियाँ उत्तराखंड का यह स्प्रिंग फेस्टिवल है, जो कि उत्तराखंड के यूनिक ट्रेडिशन को दर्शाता है। इसे मार्च और अप्रैल के दौरान मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो राइट आंसर है सी कुमाऊं फेस्टिवल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर फास्टर ट्रायल अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तेज़ी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कौन सा परिवर्तन किया गया? तो इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट्स, बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग को वैलिड माना गया उसके प्रूफ के साथ। तो ए इसका राइट आंसर है। इससे क्या हुआ? तेज़ी से सुनवाई सुनिश्चित हो सकी। नेक्स्ट है, व्हाई डज द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क क्यों रहता है? तो यह सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो तमिलनाडु कोस्ट से पैरेलल जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, पश्चिम बंगाल की दक्षिण पश्चिम की जो मानसून है बंगाल की खाड़ी शाखा के पैरेलल चलती है। इसके वजह से क्या होता है? यह बारिश नहीं कर पाती क्योंकि पैरेलल चली जाती है। तमिलनाडु कोस्ट के पैरेलल बहती है
और एक दूसरे को, विंड जो है कोस्ट को क्रॉस नहीं करती है, जिससे कि कम बारिश होती है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच फॉरेन एलिमेंट स्टेमिंग फ्रॉम एकेमेनाइड पर्सिया इन्फ्लुएंस्ड मौर्यन स्कल्पचर। एकेमेनिड फारस से उत्पन्न किस विदेशी तत्व ने मौर्य मूर्तिकला को प्रभावित किया? मौर्य मूर्तिकला को किसने प्रभावित किया? ऑप्शन है टेराकोटा का उपयोग, साहसिक एवं व्यापक अथार्थवाद, विशेष देवताओं का उपयोग, या जटिल फिलिग्री कार्य। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बोल्ड एंड मैसिव रियलिज्म, जो कि फारस से लिया गया उत्पन्न तत्व है, जो मौर्यन स्कल्पचर में देखा भी जाता है, और यह रियलिज्म को भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी। ठीक है, which title used by Gupta rulers reflected their वैष्णवाइट एफिलिएशन। गुप्त शासकों द्वारा कौन सी उपाधि उसके वैष्णव संबद्धता यानी वैष्णववाद को प्रतिबिंबित करता है? तो गुप्त जो शासक थे वह उपाधि धारण करते थे कौन? परम भागवत की। परम भागवत जो कि सुप्रीम डिविटी ऑफ भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के उपासक भागवत की उपाधि धारण करते थे। तो गुप्त जो शासक थे वह परम भागवत उपाधि धारण करके अपने आप को वैष्णव धर्म से जोड़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐतिहासिक घटनाओं को उसके कालक्रम से अरेंज करना है। पहला है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। आप देखिए कितना इजीली अरेंज हो जाएगा। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड 1540 के आसपास था, तो 1540 शेरशाह हो गया। अकबर ने अपना शासन शुरू किया 1556 में, यानी शेरशाह के बाद अकबर आ गया। थर्ड है हुमायूं। हुमायूं का शासन अकबर से पहले था। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, लेकिन यह अकबर से पहले था। तो सही अरेंजमेंट क्या होगा? 1, 3 एंड 2। इसका सही अरेंजमेंट हो गया 1, 3 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल काउंसिल एज इस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? तो इसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 काउंसिल मेंबर थे, टोटल 5 सदस्य थे। गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर, यह मिलाकर जो है इनकी परिषद बनती थी। ठीक है, पहला गवर्नर कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल, द समर ओलंपिक्स डैश इन अगस्त 2004 फीचर्ड इंडिया फर्स्ट ओलंपिक शूटिंग मेडल वोन बाय राजवर्धन सिंह राठौर। 2004 में कहाँ आयोजित हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसमें निशानेबाज राजवर्धन सिंह राठौर जीते थे। तो राजवर्धन सिंह राठौर के बारे में पूछा गया था। तो 2004 में हुआ था एथेंस ओलंपिक। एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर 25 मीटर डबल ट्रैप शूटिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। शूटिंग में सिल्वर जीता था। तो इंडिया का पहला ओलंपिक शूटिंग मेडल जो है राजवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। कहाँ? एथेंस ओलंपिक में। तो सी इसका राइट आंसर है 2004 में। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक फ्रेंड ऑफ माई यूथ बाई अमित चौधरी। अमित चौधरी की पुस्तक है फ्रेंड ऑफ माई यूथ, याद रखिएगा। तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था इंडियन फैमिली और आइडेंटिटी स्टोरी। ए इसका राइट आंसर है। ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टोरी एक्सप्लोरिंग इंडियन फैमिली एंड आइडेंटिटी। भारतीय परिवार और पहचान की पड़ताल करती
परस्पर जुड़ी कहानियों का संग्रह, फ्रेंड ऑफ माय यूथ। अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है, राज्य विधानमंडल के द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल उसे विचारार्थ कहाँ भेज सकता है? तो इवन आफ्टर ए बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर द गवर्नर में फॉरवर्ड इट टू द फॉर कंसिडरेशन। तो इसे प्रेसिडेंट के पास गवर्नर के द्वारा भेजा जा सकता है। प्रेसिडेंट क्या है, उसे सहमति भी दे सकते हैं, उसे रोक भी सकते हैं और उसे वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल बिल जो होता है वह गवर्नर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रेफर कर देते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग बीटा डीके इन ए न्यूक्लियस? नाभिक में β+6 के दौरान क्या होता है? तो आपको पता है β+ डीके में क्या होता है, प्रोटॉन संख्या 1 से घटती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाई 1, मास नंबर रिमेन अनचेंज्ड। तो ए इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट घूमर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसके शुरुआती कलाकार भील महिलाएं थी, बाद में इसे राजपूतों ने अपना लिया। तो सही है, यह भील महिलाओं के द्वारा किया जाता था, इसे राजपूतों ने एडॉप्ट कर लिया। ए राइट आंसर है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। घूमर को 2015 में यूनेस्को ने ICH सूची में शामिल किया है। तो घूमर को नहीं बल्कि गरबा को 2023 में, और कालबेलिया को 2010 में। 2010 में कालबेलिया नृत्य राजस्थान की है, तो उसे यूनेस्को अपने लिस्ट में शामिल किया है। घूमर के बारे में ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ओनली 1 करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट? पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। पूंजी प्राप्ति मतलब क्या होता है, लोन लिया जाना। RBI से लोन लिया जाना, RBI से लोन लिया गया है ताकि पूंजी जुटाया जाए। तो सी इसका राइट आंसर है। VO चिदम्बरम पिल्लई ऑल्सो नोन एज कपिलोत्ती कपिलोट्टिया तमिलन was a pioneer of स्वदेशी मूवमेंट who started which enterprise? VO चिदम्बरम पिल्लई, जिन्हें कप्पलोटिया तमिलन के नाम से जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत थे। इन्होंने कौन सा उद्यम शुरू किया था? तो इन्होंने क्या किया था, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी। इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई गई थी तूतीकोरिन यानी तमिलनाडु में 1906 में, जो कि ब्रिटिश की जो शिपिंग मोनोपोली थी उसको चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बी इसका राइट आंसर है। हाउ डज इंडियन प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिवनेस टू फीडबैक? भारतीय योजना फीडबैक के प्रति संवेदनशील कैसे प्रदर्शित करती है? तो मॉडिफाइंग ड्राफ्ट बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म। तो सरकार ने क्या किया, बाय डिस्कार्डिंग पब्लिक सजेशन इंटायरली, गलत है। जनता की राय जानने से पहले योजनाओं को अंतिम रूप देकर, यह भी गलत है। बाय मॉडिफाइंग ड्राफ्ट बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन, आलोचना और सिफारिशों के आधार पर ड्राफ्ट को संशोधित करके, यानी ड्राफ्ट दिया गया, उसके बाद उस पर सजेशन लिए गए, फीडबैक लिया गया और जैसा फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन किया गया। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्गीज कुरियन इज करेक्ट? वर्गीज कुरियन के बारे में कौन सा कथन सही है? वर्गीज कुरियन, जो कि भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, 1970 से 1996 के बीच भारत में 70 से 96 के बीच भारत में दुग्ध क्रांति हुई थी। दुग्ध क्रांति हुई जो कि इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेयरी को फार्मिंग में बदल दिया और ऑपरेशन फ्लड का बीड़ा उठाया। बी इसका राइट आंसर है। वाइट रिवॉल्यूशन आया था, वाइट रिवॉल्यूशन 1970 से 1996 के बीच दुग्ध क्रांति हुई थी और भारत जो है वह मिल्क प्रोडक्शन में लीडरशिप प्राप्त किया था। इसी समय अमूल की स्थापना हुई थी, अमूल जो डेयरी है उसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आर्टिकल 246A संसद को जीएसटी पर कानून बनाने का विशेष अधिकार देता है। 246 जो है वह अधिकार नहीं है, यानी पहला कथन गलत है। स्टेट को इंट्रा स्टेट जीएसटी पर राज्यों के पास अंतर्राज्यीय जीएसटी पर कोई विधायी शक्ति नहीं है। स्टेट को इंटर स्टेट जीएसटी पर लेजिस्लेटिव पावर है, तो यह भी कथन गलत है, यहाँ नहीं गलत होगा। जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279 है। 246 बोला गया, गलत है। 279 जो है जीएसटी काउंसिल के लिए एक संवैधानिक निकाय है। तो राइट आंसर हो गया ओनली 3, केवल तीसरा सही है, यानी यह भी सी होगा। सी इसका राइट आंसर है। तो ये था एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस का आज सेट नंबर 11 हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।